आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि हिंदी में है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने फ्रिक्शन से रिलेटेड एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ था और स्क्रू जैक से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ था। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी तक फ्रिक्शन से रिलेटेड जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है ना। कोई भी डाउट होता है फ्रिक्शन से रिलेटेड तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉइड क्या होता है। तो सेंट्रल पॉइंट, एक्चुअल में ये तीनों क्या है, एक सेंट्रल पॉइंट है और सेंट्रल पॉइंट क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो अलग अलग तरीके का बॉडी आता है ना। बॉडी जो है वो 2 डायमेंशनल हो सकता है, 3 डायमेंशनल हो सकता है या 1 डायमेंशनल हो सकता है। ठीक है, तो जैसे 1 डायमेंशनल की बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन है या कर्व है, तो 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में एक लेंथ होता है ना। वैसे ही कोई 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई भी एरिया आप ले ले, प्लेन सरफेस ले ले, एरिया, सर्कल या पेंटागन या कोई भी 2 डायमेंशनल प्लेन सरफेस आप ले ले तो उसका एक एरिया होता है। ठीक है, ऐसे ही 3 डायमेंशनल बॉडी में वॉल्यूम होता है और सभी बॉडी में उसका मास भी होता है। ठीक है, तो कोई 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और उसकी लंबाई है तो उस लंबाई का एक पॉइंट होगा, सेंट्रल पॉइंट होगा। ठीक है, वैसे ही कोई एरिया वाला है, सरफेस है या है ना, प्लेन सरफेस है तो उसका एरिया पे एक पॉइंट होगा जिस पे उस एरिया को हम केंद्रित मानते हैं या कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं। ऐसे ही कोई बॉडी है जिसका आयतन है, वॉल्यूम है, तो एक पॉइंट पे उसका वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट मानते हैं, है ना। तो एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिस पे किसी लेंथ की लंबाई कॉन्सेंट्रेटेड होता है या किसी एरिया, किसी प्लेन का एरिया एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है या किसी बॉडी का पूरा वॉल्यूम एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है। या कोई बॉडी है उसका मास है, द्रव्यमान है, तो एक पॉइंट तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड हम मानते हैं। तो इस तरीके के पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, तो कोई भी लाइन है जिसकी लेंथ है तो उस लेंथ को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मानेंगे। कोई प्लेन सरफेस है उसका एरिया है तो एरिया को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है। वैसे ही कोई वॉल्यूम है तो एक पॉइंट पे उस वॉल्यूम को हम कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं और मास है तो मास को भी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड कंसिडर किया जाता है। तो ये जो सेंट्रल पॉइंट, ये जो पॉइंट है जिस पे हम कॉन्सेंट्रेटेड मान रहे हैं, लेंथ को, एरिया को, वॉल्यूम को, मास को, है ना, या ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें जो एक्ट करता है उसको भी हम एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। तो ये पॉइंट सेंट्रल पॉइंट कहलाता है। अब ये सेंट्रल पॉइंट को अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, जैसे कि सेंट्रॉइड, सेंट्रल पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड कब होता है, जब कोई आपके पास स्ट्रेट लाइन है या कर्व है, ठीक है, जिसमें लंबाई है या 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो उसका टोटल लंबाई को एक पॉइंट पे हम कॉन्सेंट्रेटेड माने तो पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाता है। वैसे ही कोई बॉडी है, 2 डायमेंशनल बॉडी है, प्लेन सरफेस है, उसका एरिया है तो एरिया को एक पॉइंट पे हम कॉन्सेंट्रेटेड माने तो उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। या कोई बॉडी है जिसका वॉल्यूम है और उस वॉल्यूम को हम एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड माने तो जो पॉइंट है वो कहलाता है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड लेंथ, एरिया और वॉल्यूम के कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट को शो करता है। दूसरी पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या और सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास को आप पहले समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी हो सकता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल बॉडी हो सकता है, तो उसमें कुछ ना कुछ मास होता है। तो पूरे बॉडी का मास पूरे उसके वॉल्यूम में अलग अलग पॉइंट पे, पार्टिकल पे फैला हुआ रहता है, लेकिन हम मास को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे पूरे बॉडी का मास को कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं।
एक पॉइंट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, हर एक बॉडी पे जहाँ पूरे कोई भी बॉडी है अलग अलग पार्टिकल से बना होता है, बहुत सारे पार्टिकल से बना होता है और हर पार्टिकल का एक मास होता है ना। तो हर एक पार्टिकल में एक सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे अर्थ की बात करें तो अर्थ के बाहर या अराउंड कोई भी बॉडी है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के तरफ एक्ट करता है। तो कोई भी बॉडी हो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अर्थ की तरफ। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है उस बॉडी में, पूरे उसके बॉडी के अलग अलग पार्टिकल में फैला रहता है ना। तो जब जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी में, उसको एक पॉइंट पे हम कॉन्सेंट्रेट माने तो वो पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये आपको समझ में आया होगा कि सेंट्रल पॉइंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। सेंट्रॉइड लेंथ, एरिया और वॉल्यूम का कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है। मास, सेंटर ऑफ मास, मास के कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। देखिए अलग अलग तरीके का बॉडी आपके पास आएगा, 2 डायमेंशनल बॉडी, 3 डायमेंशनल बॉडी, 1 डायमेंशनल बॉडी। तो कोई भी बॉडी हो, है ना, उसमें जो सेंटर ऑफ मास होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हर एक केस में क्या होता है, एक ही पॉइंट होता है या सेम पॉइंट होता है। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी के लिए एक ही पॉइंट पे होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अलग अलग पॉइंट नहीं होता है ना। क्योंकि अर्थ के लिए कोई भी बॉडी है तो उस पर यूनिफॉर्मली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। तो जहाँ पे उसका मास कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वहीं पे उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करते हैं। तो हर एक बॉडी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी Cg और सेंटर ऑफ मास Cm का जो लोकेशन है एक ही पॉइंट पे होगा। क्लियर है? तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। आपको बोला जाए कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा तो दोनों एक ही पॉइंट पे होगा। क्लियर है? तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है ना। तो कोई भी बॉडी है और उसका मास होता है तो पूरे मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड हम एज्यूम करते हैं तो वो पॉइंट कहलाता है मास। जैसे कि ये हमने एक बॉडी कंसीडर कर लिया है, 3 डायमेंशनल बॉडी है, इसका एक मास है ना। टोटल मास हमें पता है m है। तो लेकिन ये जो टोटल मास है वो देखेंगे कि ये बॉडी जो है बहुत सारे पार्टिकल से मिल के बना हुआ है। यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए 4 पार्टिकल आपको दिखा रहे हैं, DM1, DM2, DM3, DM4। ये हर एक पार्टिकल का खुद का मास होगा। जैसे पहले पार्टिकल का DM1 है, दूसरे पार्टिकल का DM2 है। इस तरीके से पूरे बॉडी में जो मास है वो पूरे इसके वॉल्यूम में फैला होगा, ठीक है। लेकिन इसका टोटल मास क्या है, m है ना। तो m को हमने एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड कर लिया है। टोटल मास m क्या है, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? ये सेंटर ऑफ मास है जिस पे इस पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। और ये m का वैल्यू किसके बराबर होगा, ये जो पार्टिकल का मास है इसके इंडिविजुअल मास के सम के बराबर। मतलब m का वैल्यू DM1 प्लस DM2 प्लस DM3 प्लस DM4, इसके अलावा जितने भी पार्टिकल होंगे सब के मास का सम m के बराबर होगा। क्लियर है? सेंटर ऑफ मास आपको समझ में आया होगा। वैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी Cg क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये हमने बॉडी लिया है 3 डायमेंशन, अलग अलग पार्टिकल है और इसका खुद का मास है DM1, DM2, DM3, DM4 और n पार्टिकल है तो DMn तक, ठीक है। तो हर एक मास या हर एक पार्टिकल के मास पे या हर एक पार्टिकल पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमने DF1 ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि पार्टिकल 1 पे एक्ट कर रहा है, DF2 पार्टिकल 2 पे, DF3 पार्टिकल 3 पे, DF4 पार्टिकल 4 पे। इसके अलावा और भी अगर पार्टिकल आप ले रहे हैं तो सभी में अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू हमें पता रहता है, ये m इंटू जी के बराबर होता है, मास इंटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, है ना। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और मास का जो प्रोडक्ट होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है। तो ये मास और g को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाता है। तो पूरे बॉडी में ये ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिफॉर्मली फैला हुआ रहता है,
ठीक है। लेकिन हम जो भी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है उसको एक पॉइंट पे हम कॉन्सेंट्रेट मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि एक पॉइंट पे वो फोर्स एक्ट कर रहा है इस बॉडी में, तो ये टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स एफ है, और एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, किसी भी बॉडी में है ना, उसमें लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका रिजल्टेंट फोर्स एक पॉइंट पे एक्ट करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस का रिजल्टेंट एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। या किसी भी बॉडी में उसमें रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स किस पॉइंट पे एक्ट करता है, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट होगा, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, मतलब जहाँ पे मास कॉन्सेंट्रेटेड है वहीं पे उसका रिजल्टेंट फोर्स भी एक्ट करेगा। तो दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे होता है। क्लियर है। अब ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है किसी भी बॉडी में, उसको हम फाइंड आउट कैसे करें। जैसे कि आपको एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, टोटल मास m है और इसका एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन है जिसको हम सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं। इसको अलग अलग पार्टिकल में हम डिवाइड कर सकते हैं, DM1, DM2, DM3, DM4, DM5, DM6, ऐसे n पार्टिकल हमने डिवाइड कर दिया और हर एक पार्टिकल का एक मास होगा और इसका रिजल्टेंट मास m है या टोटल मास m है, जो सभी इंडिविजुअल पार्टिकल के मास के सम के बराबर होगा। अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास है, इसको हम फाइंड आउट कैसे करें, ये होगा कहाँ पे, इसका लोकेशन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, देखिए ये बॉडी है जिसका टोटल मास m है, हमने इसको n पार्टिकल में डिवाइड कर दिया है और सभी नंबर ऑफ जो पार्टिकल है उसका मास DM1, DM2, DM3, DM4 इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया है। DMn तक ये पार्टिकल है। क्लियर है। अब इसमें टोटल मास किसके बराबर होगा, सभी इंडिविजुअल मास या पार्टिकल के मास के सम के बराबर होगा। m = DM1 + DM2 + DM3 है ना, ये DMn तक होगा। ठीक है। अब हमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या सेंटर ऑफ मास है इसका लोकेशन जानना है। तो हमने ये 3 एक्सिस ले लिया है। अब ये एक्सिस हम कैसे कंसीडर करेंगे, ये एक्सिस आप अपने हिसाब से कहीं पे भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए जहाँ पे भी आप एक्सिस ले रहे हैं वहाँ से आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए। मतलब एक्सिस जो कंसीडर कर रहे हैं उस एक्सिस से जो भी पार्टिकल है या जो भी बॉडी है उसका डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। जैसे DM1 है तो DM1 का डिस्टेंस XYZ एक्सिस से क्या होगा, है ना, ये हमने Z एक्सिस से x1 डिस्टेंस पे ले लिया है ना, Z एक्सिस से y1 डिस्टेंस पे है, वैसे ही y एक्सिस से Z1 डिस्टेंस पे ये आपका पार्टिकल 1 है। वैसे ही सभी पार्टिकल का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो ऐसे जगह पे हम एक्सिस लेते हैं जहाँ से हमें डिस्टेंस इजीली मिल जाए या हम डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो DM2 पार्टिकल का डिस्टेंस हमें x2, y2, Z2 इस तरीके से मिलेगा। वैसे ही पार्टिकल 3 का हमें डिस्टेंस मिल जाएगा x3, y3 और Z3। ठीक है। इसके अलावा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस भी हमने कंसीडर कर लिया, एज्यूम कर लिया, XC, YC और ZC। और XC, YC, ZC का वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है, देखिए पार्टिकल 1 या DM1 मास का डिस्टेंस XYZ एक्सिस से कितना है, x1, y1, z1। इसी तरीके से सभी पार्टिकल का डिस्टेंस हमें पता है x2, y2, z2, ये पार्टिकल 2 का डिस्टेंस है या मास 2 का डिस्टेंस है। वैसे ही 3 और n पार्टिकल तक ये डिस्टेंस हमें पता रहेगा। और XC, YC, ZC ये क्या है, डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। XC Z एक्सिस से डिस्टेंस है ना, Y एक्सिस से डिस्टेंस ZC है, X एक्सिस से डिस्टेंस आप देख सकते हैं कि ZC है। ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमें पता रहता है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन या सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मोमेंट मेथड का यूज़ करेंगे। तो जितने भी पार्टिकल हैं इस पे सभी पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड करेगा जो कि DF1, DF2, DF3, DF4 ये है। और इसका रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG पे ऐड करेगा F, ये हमें पता है। तो जितने भी फोर्स ऐड कर रहा है उसका
ग्रेविटेशनल फोर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मास m1 है तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा dm1g, dm2 मास का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा dm2g, है ना। मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये प्रोडक्ट होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू होगा। तो ये सभी मास का जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। dm1g, dm2g, dm3g और dmng, ये पूरे n पार्टिकल के लिए, ठीक है। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है अलग अलग पार्टिकल पे, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका रिजल्टेंट फोर्स हम फाइंड आउट करेंगे जो कि F है, जो कि सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा है। तो m मास का जो ये रिजल्टेंट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F, इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल मास m है और g से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स हमें मिल जाएगा mg। तो ये रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू है mg, ठीक है। अब हमें एक्स सी, वाई सी और जेड सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या मोमेंट मेथड को अप्लाई करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो भी फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, उसका मोमेंट कोई भी एक एक्सिस आप ले लीजिए। जैसे हमने अभी एग्जांपल के लिए 2 डायमेंशनल व्यू आपको दिखाया हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट को सम करेंगे, है ना, या एक्स एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट आ रहा है उसको सम करेंगे। तो कोई भी एक एक्सिस को लेके आप जो भी फोर्स है उसका मोमेंट को सम करें। तो सभी पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स का मोमेंट का सम किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट फोर्स के मोमेंट का सम के बराबर होगा। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है मोमेंट मेथड के बारे में कि इंडिविजुअल जो सभी कंपोनेंट फोर्स है उसका मोमेंट किसी एक्सिस के अबाउट, ये किस सभी मोमेंट को हम अलजेब्रिक सम करेंगे और ये किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट फोर्स के मोमेंट के बराबर या रिजल्टेंट मोमेंट के बराबर होगा। तो यही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है या मोमेंट मेथड है। तो देखिए ये मोमेंट मेथड हमें अप्लाई करना है। वाई एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ले रहे हैं तो रिजल्टेंट मोमेंट क्या है, m मास का मोमेंट वाई एक्सिस के अबाउट, और इंडिविजुअल सभी पार्टिकल dm1, dm2, dm3, dm4 सभी पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स का मोमेंट का अलजेब्रिक सम, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। यही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है। तो पार्टिकल 1 की बात करें तो देखिए 1 से y तक का डिस्टेंस x1 है, वैसे ही पार्टिकल 2 तक का डिस्टेंस x2 है, पार्टिकल 3 का डिस्टेंस x3 है, वैसे ही n पार्टिकल है तो xn तक ये डिस्टेंस हमें पता है y से। और जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है m पे, उसका डिस्टेंस y से हमने कितना लिया, x ही है, ठीक है। तो x ही हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या हो जाएगा, देखिए mgx रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट है y एक्सिस के अबाउट, और ये किसके बराबर होगा, सभी पार्टिकल पे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के मोमेंट के सम के बराबर। तो ये dm1g x1 ये मोमेंट हो जाएगा y एक्सिस के अबाउट, है ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस करते हैं मोमेंट मिलता है, तो इस तरीके से अलजेब्रिक सम के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगा, x c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए g कॉमन है तो g क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, m नीचे आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा dm1 x1 प्लस dm2 x2 प्लस dm3 x3 प्लस अप टू dmn xn तक अपन m, क्लियर है। तो यहाँ पे m क्या है, m टोटल मास है बॉडी का जो कि dm1 प्लस dm2 प्लस dm3 प्लस dmn, ये सभी पार्टिकल के मास का सम है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर जो इक्वेशन मिला है dm1 x1 dm2 x2, ये क्या है, एक्चुअल में समेशन है, किसका समेशन है, सभी मास के मोमेंट का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ dm i x i, i क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे हमने n एलिमेंट्स कंसिडर किया हुआ है, तो ये पूरे एलिमेंट के मास का मोमेंट है y एक्सिस के अबाउट में। तो इसको हम सम ऑफ dm i x i हम लिख सकते हैं, अपान नीचे क्या है, सम ऑफ मास है या टोटल मास है, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ dm i। तो ये x c की वैल्यू है समेशन ऑफ dm i x i अपान समेशन ऑफ dm i। तो
इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके एक्स सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स सी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन है वाई एक्सिस से। क्लियर है। वैसे ही इसी मेथड को हम अप्लाई करते हुए एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट को सम करेंगे तो हमें वाई सी मिल जाएगा, और वाई सी की वैल्यू क्या मिलेगा, समेशन ऑफ डी एम आई वाई आई अपॉन समेशन ऑफ डी एम आई। वैसे ही जेड सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, समेशन ऑफ डी एम आई जेड आई अपॉन समेशन ऑफ डी एम आई। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या मोमेंट मेथड का यूज़ करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन या सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स सी वाई सी और जेड सी की वैल्यू। कभी कभी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे जेड सी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं रहता है, केवल एक्स सी और वाई सी हमें कैलकुलेट करना रहता है। एक्स सी क्या है, वाई एक्सिस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस है, और वाई सी क्या है, एक्स एक्सिस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस। आई होप कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करें मोमेंट मेथड से, आपको समझ में आया होगा। तो मोमेंट मेथड का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं सेंट्रॉइड के बारे में। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को आगे अलग से एक लेक्चर होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी केवल इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा चल रहा है कि सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। ठीक है, आगे के लेक्चर में इसको और हम ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। तो सेंट्रॉइड क्या होता है हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी। कोई भी एक 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसमें लेंथ होता है, कोई 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसमें एरिया होता है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसमें वॉल्यूम होता है। तो जो भी लेंथ है, टोटल लेंथ, उसको एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं। एरिया है, टोटल एरिया को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं। वॉल्यूम है तो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं। तो जिस पॉइंट पे एरिया, लेंथ और वॉल्यूम को कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम किया जाता है उस पॉइंट को ही सेंट्रॉइड कहते हैं। क्लियर है। जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है या ये कर्व है, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो इसकी लंबाई हमें पता है L, तो इसकी लंबाई को हम एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मानेंगे। ये पॉइंट पे ये कॉन्सेंट्रेटेड है, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड, और इसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं। अब ये सेंट्रॉइड है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ज़रूरी नहीं कि ये बॉडी के अंदर हो, ये बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में बॉडी के अंदर होते हैं, कुछ केसेस में बॉडी के बाहर होते हैं। क्लियर। जैसे कि हमारे पास कोई 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसका एरिया होता है, ये प्लेन सरफेस है, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, कोई भी सरफेस हो सकता है। तो इसका एरिया एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम किया जाता है। जिस पॉइंट पे ये एरिया कॉन्सेंट्रेटेड होता है इसको सेंटर ऑफ एरिया या सेंट्रॉइड कहते हैं। वैसे ही कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम होता है और इसका पूरा वॉल्यूम एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम किया जाता है, तो उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। तो लाइन, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसी पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। और ये सेंट्रॉइड का लोकेशन, ये सेंट्रॉइड पॉइंट होगा कहाँ पे, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। पहला मोमेंट मेथड है, जैसा कि हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट किया है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन मेथड। तो इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करके भी हम सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 2 मेथड है जिसका यूज़ करके हम सेंट्रॉइड का लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा एक ग्राफिकल मेथड भी होता है। जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके हम सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तीसरा मेथड इसमें ग्राफिकल मेथड भी होता है, जो कि प्लेन सरफेस का सेंट्रॉइड या 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोमेंट मेथड या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट मेथड का यूज़ करके कैसे सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कोई 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेते हैं या लाइन सेगमेंट लेते हैं। एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जिसकी लंबाई L है, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसका लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, पूरे लंबाई में एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये वायर है ऐसा मान के चलिए। इस वायर का डेंसिटी रो हमें पता रहता है कि किस मटेरियल से बना है, उसका डेंसिटी क्या है, रो है। और इस पूरे स्ट्रेट लाइन का जो मास है वो m है, और m का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये होगा रो L A, है ना। इस पूरे जो वायर है L लंबाई का, इसका मास क्या होगा, रो L A। क्लियर है।
डेंसिटी इंटू लेंथ इंटू एरिया। अब इस लाइन को हमने क्या किया है, बहुत सारे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। 1 2 3 4 अप टू n एलिमेंट्स में हमने डिवाइड कर दिया है और सभी का लेंथ भी हमें पता है, dl1 dl2 dln, इसी के से सभी अलग अलग एलिमेंट का लंबाई है। ठीक है, उसका मास भी हमें पता है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मास dm1 dm2 dm3 अप टू dmn तक है, सभी एलिमेंट l1 l2 ln का ये मास है। dm1 क्या हो जाएगा, रो dl1a हो जाएगा, dm2 क्या होगा, रो dl2a हो जाएगा। इसी तरीके से dmn अप टू n एलिमेंट तक हम सभी एलिमेंट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं रो la इस फॉर्मूले का यूज़ करके। ठीक है, जैसे एक एलिमेंट हमने ले लिया है dl1, यहाँ पे मान लो जिसकी लंबाई dl1 है ना। अब ये x और y एक्सिस ले लिया है हमने, जहाँ से ये dl1 जो एलिमेंट लिया है उसका डिस्टेंस है y से x1 और x से y1 डिस्टेंस पे। क्लियर है, या x एक्सिस के अलॉन्ग में x1 डिस्टेंस, y एक्सिस के अलॉन्ग में y1 डिस्टेंस हमने ले लिया है ना। हमें सेंट्रॉइड पॉइंट फाइंड आउट करना है कि इस लाइन का सेंटर पॉइंट कहाँ पे होगा। तो x1 y1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ मास m1 है, या एलिमेंट 1 का डिस्टेंस है इस x और y एक्सिस से। इसी तरीके से इसमें जितने भी एलिमेंट है ना, dl2 dl3 अप टू dln तक सभी का डिस्टेंस हमें पता रहता है। हम एक्सिस ही ऐसे कंसिडर करते हैं कि हमें डिस्टेंस पता हो। क्लियर है, तो x2 y2 x3 y3 अप टू xn yn ये सभी डिस्टेंस है सभी एलिमेंट का, जो कि हमें पता रहता है। अब ये सेंट्रॉइड हमने ले लिया है, अब जरूरी नहीं है कि सेंट्रॉइड लाइन पे ही हो, ये बॉडी के बाहर भी हो सकता है। तो कहीं पे भी हमने एक सेंट्रॉइड पॉइंट ले लिया है C, जो y से xc डिस्टेंस पे है और x से yc डिस्टेंस पे। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि सेंट्रॉइड का लोकेशन कहाँ पे है, ये जो एक्सिस हमने कंसिडर किया है उससे। तो C एक्चुअल में एक पॉइंट है और पॉइंट का कोऑर्डिनेट पोजीशन हमें फाइंड आउट करना है, जो एक्सिस x और y हमने कंसिडर किया है। देखिए, ये एक्सिस जो हम कंसिडर कर रहे हैं ये कहीं पे भी कर सकते हैं। हमें एक कंडीशन ये मिलनी चाहिए कि जो भी एक्सिस हम ले रहे हैं वहाँ से डिस्टेंस हमें पता हो, जो भी एलिमेंट लिया जा रहा है उसका, है ना। कहीं पे भी एक्सिस लोगे तो इससे सेंट्रॉइड के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। हम कहीं पे भी एक्सिस ले, जो बॉडी है उसका सेंट्रॉइड है उस पर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, सेंट्रॉइड पॉइंट जहाँ पे है वहीं पे ही रहेगा। क्लियर है, तो एक्स से वाई से हमने डिस्टेंस ले लिया है x से और y से, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। तो मोमेंट मेथड का यूज़ करना है। मोमेंट मेथड देखिए, x से हम पहले फाइंड आउट करेंगे, x क्या है, y एक्सिस से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है, समेशन ऑफ dmi xi अपॉन d समेशन ऑफ dmi। ये मोमेंट मेथड से हमें मिला था फॉर्मूला सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए। तो इसका यूज़ हम सेंट्रॉइड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए समेशन ऑफ dmi xi क्या है, जितने भी एलिमेंट है उसका मोमेंट है ना y एक्सिस से। तो ये dm1 x1 प्लस dm2 x2 प्लस dm3 x3 प्लस अप टू n तक ये होगा। वैसे ही नीचे सभी एलिमेंट के मास का अलजेब्रिक सम dm1 प्लस dm2 प्लस dm3 प्लस dmn। अब ये मास पता है रो dla, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने मास कैलकुलेट किया है। तो ये वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये मिल जाएगा। रो और ए क्या है, कॉमन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर और नीचे। तो बचेगा क्या, dl1 x1 प्लस dl2 x2 प्लस dl3 x3 अप टू dln xn, ये पूरा हो जाएगा। नीचे बचेगा dl1 प्लस dl2 अप टू dln तक, ये सम होगा। तो इसको आप देखेंगे कि ऊपर और नीचे जो टर्म्स है वो क्या है, तो dlx इसका अलजेब्रिक सम है, सभी पार्टिकल के लेंथ का मोमेंट है y एक्सिस से, अलजेब्रिक सम ऑफ dli xi। नीचे सभी पार्टिकल के लेंथ का ये अलजेब्रिक सम है, टोटल लेंथ होगा ये, तो समेशन ऑफ dli हो जाएगा। तो इस तरीके से लाइन सेगमेंट का हम सेंट्रॉइड पॉइंट का लोकेशन y एक्सिस से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि xc है। x इज इक्वल टू समेशन ऑफ dli xi अपॉन dli होगा। इसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम x एक्सिस के अबाउट में
पोजीशन वाई सी फाइंड आउट कर सकते हैं समेशन ऑफ डी एल आई वाई आई अपॉन समेशन ऑफ डी एल आई। ये होगा वाई सी का वैल्यू जो कि सेंट्रॉइड का एक्स एक्सिस से लोकेशन शो कर रहा है। क्लियर है? तो ये तो हो गया लाइन सेगमेंट का। अब कोई भी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, एरिया है, सरफेस है, तो उसका हम सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करें? तो मोमेंट मेथड का यूज़ करके ही हम इस एरिया का सेंट्रॉइड का लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे लाइन था, लेंथ था, तो वहाँ पे समेशन लेंथ का मोमेंट का सम था। यहाँ पे एरिया है तो एरिया के मोमेंट का सम होगा। तो देखिए इस एरिया के केस में एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डी ए आई एक्स आई। मैं डेरिवेशन आपको नहीं करा रहा हूँ, पिछले जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट के लिए उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप इस एरिया का मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। या आगे के लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि कैसे मोमेंट मेथड का यूज़ करके हम इसका जो सेंट्रॉइड का पोजीशन है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल एक्स सी का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा समेशन ऑफ डी ए एक्स आई अपान समेशन ऑफ डी ए आई। वैसे ही वाई सी का वैल्यू हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ डी ए आई वाई आई अपान समेशन ऑफ डी ए आई, है ना। डी ए आई क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है, 1 का है तो 1, 2 है तो 2, इस तरीके से हम सभी एरिया का हम अलजेब्रिक सम करेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया सेंट्रॉइड फॉर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब हम सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन मेथड का भी यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में इंटीग्रेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे और इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करके कैसे सेंट्रॉइड फाइंड आउट किया जाता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि लाइन सेगमेंट है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एल है, कोई स्ट्रेट लाइन है जिसकी लंबाई एल है, उसको एलिमेंट में हमने डिवाइड कर दिया है, जिसके सेंट्रॉइड का लोकेशन एक्स सी और वाई सी है ना। एक्स सी वाई एक्सिस से डिस्टेंस है और वाई सी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। तो वाई सी और एक्स सी हमें फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करना है। तो इंटीग्रेशन मेथड से हमें क्या मिलेगा, एक्स सी का वैल्यू मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एल, जो भी एलिमेंट हमने कंसिडर किया है ना, एक्स डिस्टेंस से, वाई से एक्स डिस्टेंस। तो यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है या 2 बार एलिमेंट लेना पड़ता है। जब वाई एक्सिस से हम एक्स सी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं या वाई से डिस्टेंस लेके इंटीग्रेशन करते हैं। जब हमें वाई सी फाइंड आउट करना हो तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेके इंटीग्रेशन करना रहता है। आगे के लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिंपली हमें एक्स सी का वैल्यू मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एल अपान इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, और वाई सी का वैल्यू मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एल अपान इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। ये लाइन सेगमेंट के लिए जिसमें हमें लेंथ पता होता है। इसी तरीके से अगर कोई 2 डायमेंशनल बॉडी है या ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया पता हो तो उसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करते हैं और इंटीग्रेशन मेथड से ये हमें इक्वेशन मिलता है। तो एक्स सी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी ए अपान इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ये मिलेगा। एरिया है तो एरिया का इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है। वैसे ही वाई सी का वैल्यू मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए अपान इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। क्लियर है? ऐसे ही 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम हो, मास हो, उसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड फाइंड आउट करें तो इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करके कर सकते हैं। तो एक्स सी का वैल्यू हमें मिल जाएगा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस है एक्स सी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपान इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ये होगा एक्स सी का वैल्यू। वैसे ही वाई सी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड का, तो इसका वैल्यू होगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपान इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। क्लियर है? तो ये इंटीग्रेशन मेथड है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है और इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी भी लाइन सेगमेंट या 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइड का लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी एक्सिस हम ले रहे हैं वहाँ से। क्लियर है? आई होप कि आज के लेक्चर में जो मोमेंट मेथड और इंटीग्रेशन मेथड हमने डिस्कस किया ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो फाइनली हम इस तरीके से सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू या उसका पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पॉइंट एक कोऑर्डिनेट पॉइंट ही होता है जो कि एक्स और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसका लोकेशन हमें फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है, तो सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या बेसिक डिफरेंस है
तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि सेंट्रॉइड क्या होता है। ये कोई भी लाइन है या एरिया है या वॉल्यूम है ना, उसके लेंथ को, एरिया को, वॉल्यूम को एक पॉइंट पे कांस्टेंट डिफाइन करता है, तो वो पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाता है। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है या सेंटर ऑफ मास क्या होता है? कोई भी बॉडी है तो उसका वेट होता है, तो वेट एक पॉइंट पे एक्ट करता है, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो जिस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ही हम सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सेंट्रॉइड है ये किससे रिलेटेड है? कोई भी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का लेंथ, एरिया और वॉल्यूम के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है सेंट्रॉइड। मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है लेंथ, एरिया और वॉल्यूम को, उसको एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है? ये मास के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। मतलब जो भी बॉडी का मास है उसका मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम किया जाता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। क्लियर है? इसके अलावा एक तीसरा डिफरेंस ये हो सकता है कि सेंट्रॉइड किस सरफेस के लिए हम यूज़ करते हैं? कोई भी जियोमेट्रिकल बॉडी है, जियोमेट्रिकल फिगर है, एरिया है या प्लेन सरफेस है, इस टाइप के सरफेस या फिगर के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास जो है एक्चुअल फिजिकल बॉडी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर है? आई होप कि आज के लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन पार्ट हमने डिस्कस किया है सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड, ये आपको समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।